जरा सा तूफान देखकर घबराहट आपके चेहरे पर हो सकती है। तूफान को देखकर आपके पैर भी कांप सकते हैं, लेकिन खून में उबल रहे देशभक्ति के जुनून के आगे ये तूफान और बवंडर कुछ भी नहीं। वायुसेना का जवान दल है, बल है, थल है, नभ है, अग्नि है। वायुसेना का जवान आदि है, अंत नहीं है। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी लूसेंट फिजिक्स की कंसेप्चुअल की क्लास है, जिसमें हम लूसेंट के सभी कंसेप्ट को करने जा रहे हैं। तो ये गारंटी है कि लूसेंट की बुक से 20+ अगर आप पूरा करते हो तो 20+ एग्ज़ाम में करोगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। लूसेंट की एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, डिफेंस के लिए जो फिजिक्स है ये बेस्ट हैं। तो आप जो है चैनल पे जो नए हैं भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा आज 47 और 48 है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन है लेंसेज द्वारा भी है। दो चैप्टरों को हम करेंगे, चैप्टर नंबर 47 और चैप्टर नंबर 48। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कहता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होती है, मुड़ जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, या तो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है या नॉर्मल से अवे बैंड होती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को बोलते हैं हम अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। ऑप्शन आ गया सी। क्या होता है इसमें? जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है, ये क्या हुआ, हमारा नॉर्मल हुआ। अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर, रेयर को हम बोलते हैं विरल और इसे बोलते हैं सघन। ठीक है, रेयर से जब डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है, और डेंसर के रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे, अभिलंब से दूर। ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हमारा आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आई और आर। ये घटना क्या कहलाती है? हमारी अपवर्तन की घटना कहलाती है रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई, क्या कहता है सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका। जब एक वर्णीय प्रकाश, एक रंग का जो लाइट है, वैक्यूम से, निर्वात से या एयर से, दोनों एक ही मीडियम होते हैं, एक जैसा मीडियम मान के चलते हैं हम, फ्री स्पेस और एयर, किसी पदार्थिक माध्यम में किसी मटेरियल में जाती है, तो कौन सा गुण है जो चेंज नहीं होता? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर कौन सा गुण है जो चेंज नहीं होता? और ये लगभग कई जगह आ चुका है क्वेश्चन। ये जो चेंज नहीं होता वो होती है हमारी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। और आपका ऑप्शन आ गया भाई डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, कौन सा रिलेशन सही है? देखो भाई, जैसे हमें वाटर का रिलेशन निकालना है, वाटर का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्ट टू एयर। ये क्या होता है, जो बाद में होता है उसे पहले लिखा जाता है, यानी कि NW, और जो पहले होता है उसे बाद में NA। अब यहाँ पे रिलेशंस को ढूंढते हैं इस बेसिस पर। पहले रिलेशन से चलते हैं हम। पहला रिलेशन में दिया है ANG इक्वल्स टू है हमारा ANW इंटू WNG, यानी कि वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का है, इसे अगर इधर ले आए, इसे एक तरफ रख ले, ये इधर लेके जाएंगे तो WNG इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ANG अपॉन
ANW। तो देखिए ग्लास का क्या है, बाद में है तो ग्लास का पहले आ गया ऊपर, और वाटर का क्या है, पहले है तो वाटर का क्या आ गया, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। तो रिलेशन पहला ही हमारा क्या आ जाता है, सही आ जाता है। तो ऑप्शन थर्ड का आ गया हमारा ए, थर्ड का ऑप्शन आ जाता है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, किसकी वजह से। भाई इसकी वजह क्या है, इसकी वजह रिफ्रैक्शन ही है, अपवर्तन के कारण होती है। आप पानी में किसी पाइप को डालो, वाटर में पाइप को डालो, तो वो पाइप क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वजह क्या है, देखो इस तरह से क्या पानी भरा हुआ है इसमें, और इसमें अगर हम कोई स्ट्रो डाल दे, स्ट्रो डाल दे पानी का, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है हमें, ऐसे इस तरह से, इस तरह से हमें उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ से लाइट जाएगी तो क्या होगी, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, जब यहाँ से लाइट जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे बेंट हो जाएगा। तो हमें क्या, हमें ये इस तरह यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। ऐसे ही बर्तन में आप नीचे सिक्का डाल दो, सिक्का भी उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो समुद्र की तली भी उठी हुई दिखाई देती है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 5। ये कहता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, सघन माध्यम में वह आपतन कोण है, यानी कि डेंसर मीडियम में वह आपतन कोण है कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना बनता है। देखो मैं बता देता हूं, जब इंसिडेंट लाइट कहां से, सघन यानी कि डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंट होती है, ये आई है और ये आर है, नॉर्मल से दूर, अविलंब से दूर जाती है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो क्या हो जाती है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है आर। रेयर मीडियम में, विरल में कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। किस एंगल पे, क्रांतिक कोण पर। तो यहाँ आई इक्वल्स टू तो हो गया क्रिटिकल एंगल सी, और आर इक्वल्स टू हो जाता है 90 डिग्री। तो यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि आर कितना हो जाता है, आर हो जाता है भाई 90 डिग्री। ऑप्शन आ गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है। सेम है, रिफ्रैक्शन की वजह से, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है भाई, डबल हो जाती है आपकी। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा एंगल हो जाए तो वो इसी मीडियम में मुड़ जाएगा, तो हमें क्या उसकी डबल इंटेंसिटी दिखाई देगी। जैसे यहाँ कोई बुलबुला है, इससे टकरा के क्या वापस जाएगा, तो यहाँ लाइट की इंटेंसिटी डबल होगी, तो वो ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, तो किसकी वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन आ गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि भाई यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण क्या है, थीटा है, ग्लास एयर का क्रिटिकल एंगल कितना है, थीटा है। तो ये कहता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, ए एन जी कितना होगा भाई। ए एन जी इक्वल्स टू होता है हमारा 1/sin सी, तो ए एन जी इक्वल्स टू होगा हमारा 1/sin थीटा।
या इसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं इसे हम? कोसेक थीटा। तो ऑप्शन आ गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम कब होगा? जब लाइट क्रिटिकल एंगल पूछता है मैक्सिमम कब होगा? जब लाइट जो है ना, प्रकाश ग्लास से एयर में जाए, कांच से कहाँ जाए? वायु में जाए, तो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन आ गया आपका 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे बेस है? ये जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बेस होता है भाई। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ऑप्शन आ गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 10। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन तारे क्या, स्टार क्या है? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ऑप्शन आ गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11। एक समतल शीशे की पट्टिका विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखी है। बहुत सारे रंग लिखे हुए हैं, अक्षर ए बी सी डी इस तरह से अलग अलग कलर में, और इस पर क्या है? कांच की पट्टी रखी हुई है। तो ये कहता है भाई अपवर्तन की वजह से ये कुछ उठे हुए दिखाई देंगे, अपवर्तन की वजह से ये कुछ उठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अपवर्तन की वजह से कुछ उठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये कहता है कि सबसे कम उठा हुआ, तो जो सबसे कम उठेगा, तो सबसे कम उठने वाला रिफ्रैक्शन जो होगा ना, सबसे कम, वो होगा रेड का। अपवर्तन जो होता है कम होता है लाल का, रेड कलर का, और जो ज़्यादा होगा वो होता है बैंगनी का, वॉयलेट का। वो किसका होगा? वॉयलेट का। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू होता है हमारा C/V, या λ1/λ2, λ1/λ2। तो बात यहाँ आती है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक की, जैसे ये कांच का है, एयर के रेस्पेक्ट में कांच का है, तो ये एयर की वेवलेंथ हो गई और ये ग्लास की। तो उस मीडियम का जो हमारा अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसकी वेवलेंथ के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसलिए वेवलेंथ रेड की क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? उसका सबसे कम होगा, तो उसका अपवर्तन भी सबसे कम होगा, और वो कम उठा हुआ दिखाई देगा हमें। वो क्या होगा? कम उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 47 का। एक मछली जल के अंदर तालाब के किनारे खड़े एक आदमी को देखती है, तो उसे आदमी कितना बड़ा दिखाई देगा? देखो, जल का अपवर्तनांक जो होता है ना, वास्तविक गहराई बटे आभासी, वास्तविक होती है रियल और ये होती है अपरेंट। अगर बाहर से मछली को देखेगा आदमी, बाहर से मछली को देखेगा, तो वो वास्तव में तो यहाँ है मछली, ये तो क्या है? रियल डेप्थ है उसकी। अब दिखाई कहाँ देगी? उसे यहाँ देगी। ठीक है, पर जब ये यहाँ से आदमी को देखेगी, ये आदमी से क्या दिखाई देगा? यहाँ से आदमी को देखेगी तो आदमी से क्या दिखाई देगा? आदमी भी से लंबाई से ज़्यादा लंबा दिखाई देगा। जितनी उसकी लंबाई है उससे ज़्यादा लंबा दिखाई देगा। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो क्या होगा? अपनी लंबाई से ज़्यादा लंबा। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। अब चैप्टर नंबर चलते हैं हम 48 के क्वेश्चन पर। आज ही करते हैं चैप्टर नंबर 48 के भी क्वेश्चन।
दो चैप्टर को ख़त्म करते हैं हम। देखिए चैप्टर नंबर 48, क्या कहता है, एक उत्तल लेंस के ऊपरी हिस्से में, कॉनकेव लेंस के ऊपरी हिस्से में, ये 48 शुरू हो गया। अब ऊपरी हिस्से को क्या कर दिया, काला कर दिया। तो ये इस तरह से, इसे क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इमेज की इंटेंसिटी, तीव्रता कम हो जाएगी भाई। ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि जितना चमकीला बनना था उतना चमकीला नहीं बनेगा, क्योंकि यहां काला कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबोया जाता है तो यह हो जाता है। कॉनकेव को, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस है, उसे जल में डुबोया जाए। ये कांच का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, और वाटर का, ये तो क्या हो गया, ग्लास के लिए हो गया, और वाटर का जो होता है 1.33। तो जब किसी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डुबोया जाता है, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, कम अपवर्तनांक वाले में डुबोया जाता है, तो क्या होता है, नेचर तो चेंज नहीं होता, बट फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। नेचर तो चेंज नहीं होता, बट फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जैसे जल में डुबोया जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो वो किरणों को फैलाने की जो क्षमता थी, उसकी डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी थी, तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज करने की कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, डाइवर्ज करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी। पहले मान लिया फोकल लेंथ यहाँ थी, तो यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज थी, अब फोकल लेंथ बढ़ गई, तो अब क्या होगा, इस तरह से डाइवर्ज होगी। ठीक है, तो डाइवर्ज करने की कैपेसिटी क्या हुई, अभिसरित करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कहता है जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5, उत्तल लेंस n = 1.5 यानी कि कांच का है, और जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 4/3 वाटर का, डुबोया जाता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, अभी बताया मैंने, ये क्या है, Ng बड़ा है NW से, तो कम अपवर्तनांक वाले में डुबोने पर क्या हो जाता है, फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है वाटर में। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, F से बड़ी हो जाती है। ऑप्शन आ जाएगा थर्ड का ए हमारा, क्या हो जाएगा, F से बड़ी हो जाती है, थर्ड का ए। क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कांच का अपवर्तनांक n का क्या है, हमारा उत्तल लेंस है, दोबारा से कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और n1 अपवर्तनांक वाले लिक्विड में, ये क्या है, ग्लास का है, और ये लिक्विड का है, द्रव का, डुबोया जाता है। यदि प्रकाश का समांतर किरण पुंज लेंस के, भाई क्या होगा, जो हमारा इससे गुजरने के बाद जो पैरेलल लाइट गई, समांतर पुंज, पैरेलल बीम गई लाइट की, वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। इससे निकलने के बाद क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज होने का मतलब क्या होगा, लेंस का नेचर चेंज हो गया। लेंस का क्या हुआ, नेचर चेंज हो गया। तो नेचर चेंज कब होता है, जब ज़्यादा अपवर्तनांक वाले में डुबोया जाता है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डुबोया जाता है, वाले द्रव में डुबोया जाता है, तो नेचर बदल जाता है।
क्या होता है भाई, नेचर चेंज हो जाता है जब ज़्यादा में डुबोया जाता है। तो क्या हो जाएगा, नेचर चेंज होके ये कॉनकेव बन गया, अवतल की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, n1 ज़्यादा हुआ किससे, n से, n1 ज़्यादा हुआ n से। और आपका ऑप्शन आ गया बी, फोर्थ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी। ये तो बड़ा सिंपल है, क्षमता पावर इक्वल्स टू होते हैं 1/f डायोप्टर। P इक्वल्स टू होता है 1/f डायोप्टर। जब f मीटर में होती है तो आपका ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी। दो कॉनकेव लेंस इस तरह से कांटेक्ट में हैं, ये लेट एक की फोकल लेंथ f1 है और कॉन्वेक्स की प्लस होती है और दूसरा भी कॉन्वेक्स है, इसकी भी प्लस है f2। ये डिपेंड करती है कैसे निकालेंगे। 1/f इक्वल्स टू जो इफेक्टिव हो जाता है हमारा 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाता है इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब दोनों प्लस की है, जाहिर सी बात है, तो इफेक्टिव भी प्लस आएगी। यानी कि कैसा रहेगा वो हमारा उत्तल लेंस रहेगा। कैसा लेंस रहेगा, उत्तल, कॉन्वेक्स ही रहेगा। तो ऑप्शन आ जाता है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई लोग। पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है, पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है किसकी तरह। देखो क्या होता है कि पानी का बबल दिखाई तो हमें कैसा देता है कि जैसे वो कॉन्वेक्स की तरह, उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। दिखाई तो कैसा देता है पानी का बुलबुला कि भाई वो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, बट उसमें से जो लाइट होगी उसमें से इमर्ज होने के बाद क्या होगी, डाइवर्ज होती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है उससे निकलने के बाद। तो ये जो होता है ना हमारा, किसकी तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह करता है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा हमारा 7th का बी, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है पानी का बुलबुला। दिखता तो हमें कन्वर्जिंग लेंस की तरह है कि कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, बट ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह कार्य करता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। छोटी सी लाइन मेरे प्यारे बच्चों के लिए। हौसला रख वो मंजर भी आएगा, हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थककर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। ये कहता है कि एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है। देखो कॉन्वेक्स लेंस है, ये इधर एफ डिस्टेंस, ये 2f डिस्टेंस। जब 2f डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो उसकी जो रियल इमेज बनती है 2f पर ही बनती है। कहाँ बनती है, 2f पर ही। तो 2f डिस्टेंस इधर होती है और ये मिनिमम डिस्टेंस होती है जो बन सकती है, और 2f डिस्टेंस इधर, 2f डिस्टेंस इधर। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, 2f ये और 2f ये, किसके, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है भाई, 4f हो सकती है। और आपका ऑप्शन आ जाएगा एट का ऑप्शन आ गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, समांतर किरणों का एक पुंज समतल उत्तल यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स पर एक प्लेन पैरेलल लाइट पड़ती है, प्लेनो कॉन्वेक्स पर एक पैरेलल बीम पड़ती है और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी है, f है हमारी।
यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब लेंस को क्या कर दिया जाए, इस तरह कर दिया जाए, तो भाई जितना इसकी फोकल लेंथ होगी वो तो कुछ भी चेंज नहीं होगी। आप कैसे ही डाल लो, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी लेंस को बदलने से, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, प्लेन पृष्ठ की हमारी इनफाइनाइट होती है, और कॉन्वेक्स की एफ किस पर डिपेंड करती है, ये एफ डिपेंड करती है इसके सेंटर का हाफ। ये होता है कोई प्लेन अगर है, या कि इससे जाने वाली पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से इस तरह जाएगी, तो यहाँ से ये जाती हुई दिखाई देगी, और यहाँ ये क्या होगा, इस पर पड़ेगा, तो फोकल लेंथ क्या होगी हमारी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, फोकल लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, वही रहेगी, ऑप्शन है हमारा 9 का सी। ऑप्शन क्या है हमारा, 9 का ऑप्शन है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कोई ऑब्जेक्ट है और हर स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, कहीं भी हो, कौन वर्चुअल और सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, बिल्कुल वर्चुअल और इरेक्ट। तो भाई ऑप्शन है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का, देखो अवतल लेंस जो होते हैं, कॉनकेव लेंस और उत्तल दर्पण, दोनों से हमेशा वर्चुअल बनती है। एक कॉनकेव तो लेंस होगा और कॉन्वेक्स मिरर होगा, दोनों से हमेशा क्या होगी, दोनों से हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, इसलिए आपका ऑप्शन आ जाएगा 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है एक द्विउत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, ये द्विउत्तल लेंस है, ये वर्चुअल इमेज कब बना सकता है, ये वर्चुअल इमेज बना सकता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, इसकी इमेज बनती है यहाँ पीछे, इसकी इमेज कहाँ बनती है, पीछे बनती है। जो वर्चुअल इमेज होती है सीधी होती है और बड़ी। तो कब संभव है ये, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो हमारा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच हो। तो ऑप्शन आ गया 11 का हमारा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 12, कांच का एक उत्तल लेंस एक माध्यम में है, एक मीडियम में है, कांच का एक उत्तल लेंस एक माध्यम में, मीडियम में है, जिसमें वह कांच की समतल प्लेट के जैसे बिहेव करता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, एक उत्तल लेंस है और किसी मीडियम में ये रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया n है और इसका n डैश है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक n है और दूसरे का n डैश है, ठीक है। और ये प्लेन प्लेट की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह करता है, समतल प्लेट की। तो प्लेन प्लेट की तरह जब बिहेव करेगा तब दोनों का अपवर्तनांक क्या होगा, इक्वल होगा, तब दोनों का अपवर्तनांक क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है आपका 12 का सी, कि कांच के अपवर्तनांक के बराबर होगा मीडियम का अपवर्तनांक, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दो भिन्न भिन्न माध्यमों की परतों से उत्तल लेंस बनाया गया है, एक अलग मीडियम का है, एक दूसरे मीडियम का है। जब दो अलग अलग मीडियम के हैं, दोनों अलग अलग माध्यम की परतों से बने हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे, एक का n1 होगा और एक का n2 होगा, दोनों के अपवर्तनांक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इससे प्रतिबिंब भी, दोनों इमेज भी अलग बनेगी, इमेज भी क्या बनेगी, डिफरेंट बनेगी, अलग अलग, ठीक है। दोनों से इमेज भी कैसी बनेगी, डिफरेंट बनेगी, अलग अलग बनेगी। और ऑप्शन आ जाएगा आपका 13 का बी।
लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा, एक खोखला होलो कॉनकेव लेंस है, होलो कॉनकेव लेंस है, बहुत ही पतली कांच से बनाया गया है, पारदर्शी माध्यम से बनाए। अब इसमें क्या कहता है, N1 और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो लिक्विड है L1 और L2 से ये भरा जा सकता है। और रिलेशन क्या है कि N1 बड़ा है N2 से और दोनों बड़े हैं 1 से। N1 बड़ा है N2 से और ये बड़ा है 1 से, दोनों के दोनों, ठीक है। अब इससे अगर पैरेलल, और ये इसमें भरे जा सकते हैं, ये जो भी लिक्विड है इसके बीच में यहाँ भरा जाएगा, लिक्विड क्या होगा, बीच में भरा जाएगा। और इस पे अगर पैरेलल लाइट आए तो वो क्या हो, डाइवर्ज हो, यानी कि इसका नेचर चेंज न हो, कॉनकेव ही रहे। ये क्या हुई, डाइवर्ज हुई हमारी, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, डाइवर्ज ही होना चाहिए, डाइवर्ज होना चाहिए, यानी कि नेचर कॉनकेव रहे। तो नेचर कॉनकेव रहने के लिए देखिए क्या होना चाहिए, जो इसके अंदर भरा जाए वो ज़्यादा का भरा जाए N1, और जो बाहर मीडियम होगा वो क्या होगा, N2 होगा। क्योंकि मैंने बताया था, नियम कहता है कि ज़्यादा अपवर्तनांक या कम अपवर्तनांक, अगर कम अपवर्तनांक वाले में डुबोया जाए तो नेचर चेंज नहीं होता, बस फोकल लेंथ बढ़ जाती है। कम अपवर्तनांक वाले में करने पर नेचर चेंज नहीं होता, तो इसलिए बाहर क्या रखा हमने, कम अपवर्तनांक का, और उसके अंदर क्या कर दिया, ज़्यादा अपवर्तनांक का, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिल कर दिया। तो इसका नेचर चेंज नहीं होगा, डाइवर्जिंग रहेगा। तो अब आपका ऑप्शन देख लीजिए 14 का क्या आएगा। ऑप्शन में कहता है कि L1 से भरकर L2 में रखा जाए। तो L1 मतलब N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भर दिया जाए और किस में रख दिया जाए, L2 में। ऑप्शन आ जाएगा आपका 14 का C, ऑप्शन आ जाएगा भाई आपका 14 का C, ठीक है। तो आज के लिए हमारे चैप्टर नंबर 47 और चैप्टर नंबर 48 के सभी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे हो जाते हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। एक छोटी सी लाइन आपके लिए जाते जाते, कामयाबी का हौसला होना चाहिए, कामयाबी का हौसला होना चाहिए, असफलता की क्या औकात कि कामयाब होने से रोक दें। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।